देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। इसके अलावा 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 राज्यों की लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए भी काउंटिंग जारी है। उपचुनाव के नतीजे भी आज 23 नवंबर को ही आएंगे। अब बात करें बढ़ते रुझानों की, तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दल बाजी मारते हुए आगे आ गए हैं। इंडिया गठबंधन 45 सीटों पर आगे है, वहीं भाजपा और उसके सहयोगी दल 34 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि अन्य दल 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि बुलेटिन में बताए गए सभी आंकड़े बुलेटिन बनाने के समय अनुसार तक के हैं। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो बुलेटिन बनाने के समय अनुसार तक 2 घंटे की मतगणना हो चुकी है और अब तक के रुझान बताते हैं कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन 184 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि एमवीए गठबंधन 84 सीटों पर आगे है। इसके अलावा अन्य दल 20 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की उन 9 विधानसभा सीटों की, जिन पर हुए उपचुनावों के रुझानों में लगातार उलटफेर हो रहा है। पहले बीजेपी और आरएलडी 7 सीटों पर आगे थी। कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर आगे हो गई, फिर सपा 3 पर आ गई। सीटों की बात करें तो मीरापुर विधानसभा सीट पर आरएलडी आगे है, कुंदरकी पर बीजेपी, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर और मझवा में भी बीजेपी आगे है। वहीं करहल, सीसामऊ और कटहेरी सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। अब बात करें महाराष्ट्र की कुछ खास सीटों के बारे में, तो मौजूदा डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट सीट पर फिलहाल 4000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रफुल्ल गुडाधे दूसरे नंबर पर हैं। वहीं बांद्रा पूर्व सीट पर बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी, जो कि दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां जिशान सिद्दीकी और शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार वरुण सरदेसाई के बीच अब तक करीबी टक्कर है। फिलहाल जिशान 600 वोटों से पीछे चल रहे हैं, लेकिन शुरुआती रुझान में वह आगे भी रहे। इसके अलावा वर्ली विधानसभा सीट पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे करीब 400 वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से राज्यसभा सांसद मिलिंद देओरा दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। बता दें कि देओरा ने इसी साल जनवरी में कांग्रेस पार्टी छोड़कर शिंदे की शिवसेना ज्वाइन की थी। बात करें मुंबई की अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार और बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद करीब 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक की बेटी सना मलिक दूसरे स्थान पर हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की भी मतगणना जारी है। बात करें यहाँ की कुछ खास सीटों की, तो सीएम हेमंत सोरेन परहेट सीट पर करीब 4900 वोटों से आगे हैं। वहीं गांडेय सीट से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन फिलहाल भाजपा की मुनिया तेवी से 4500 वोटों से पीछे चल रही हैं। इसके अलावा झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवाड़ सीट पर 10,000 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से आगे चल रही हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार सीपीआई उम्मीदवार सत्यन मोकेरी करीब 1 लाख वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं और बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास 2.57 लाख वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद प्रियंका गांधी यहां से उपचुनाव लड़ रही हैं। वायनाड के अलावा महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ है और इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार संतोखराव हनबार्डे करीब 2600 वोट के अंतर से पहले स्थान पर हैं। वहीं कांग्रेस के रविंद्र चौहान वसंतराव दूसरे स्थान पर हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन 216 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास अघाड़ी गठबंधन महज 57 सीटों पर आगे है। अब इन रुझानों पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान आया है। उनका कहना है कि यह यानी महायुति गठबंधन का आगे चलना महाराष्ट्र के लोगों का फैसला नहीं हो सकता। संजय राउत ने कहा कि ये महाराष्ट्र की जनता का फैसला नहीं हो सकता। हमें पता है कि महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है। जो नतीजे सामने आए हैं मैं उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं हूँ। राउत ने कहा कि हमें पता था
कि महाराष्ट्र की जनता का मत किस दिशा में जा रहा है, लेकिन 2 दिन पहले गौतम अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसमें बीजेपी की पोल खुली, उस पर से ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया गया है। इसकी तैयारी पहले से चल रही थी। उन्होंने कहा कि हमने ये जो महाराष्ट्र, मुंबई गौतम अडानी की जेब में जा रहा है उसका विरोध किया कि अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे, इसलिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र पर लाद दिए गए। ये जनता का फैसला नहीं हो सकता। मुझे इसमें बड़ी साजिश नजर आ रही है। यह मराठी मानुष और किसानों का जनादेश नहीं है। अडानी रिश्वत मामले में विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला जारी रखते हुए उन पर भारतीय निवेशकों के कल्याण की बजाय दोस्ती को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उद्योगपति गौतम अडानी की अगुवाई वाले कारोबारी समूह के कथित भ्रष्टाचार के कारण भारतीय निवेशकों को 5.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आप नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैलियों में भैंस और मंगलसूत्र जैसे तुच्छ मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन जब उनके मित्र अडानी के कार्यों के कारण भारतीय निवेशकों को 5.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ तो वे चुप रहते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना से एक दिन पहले भाजपा की ताकत ईवीएम में हेरफेर है। उन्होंने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ताकत ईवीएम में हेरफेर में है। चाहे वे कुछ भी करें, आखिरकार उनके पास ईवीएम में ब्रह्मास्त्र है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव के बाद की स्थिति पर नजर रखने के लिए दोनों राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जी परमेश्वर को पार्टी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पार्टी द्वारा जारी बयान में यह जानकारी दी गई। वहीं झारखंड के लिए तारिक अनवर, मल्लू भट्टी विक्रमार्क और कृष्णा अल्लावुरु को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए गठित कैबिनेट उप समिति समग्र दृष्टिकोण अपनाएगी ताकि सभी के साथ न्याय हो और किसी के अधिकार ना छीने जाएं। पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उप समिति में 3 मंत्री शामिल होंगे और एक बार जब यह अपनी रिपोर्ट सौंप देगी तो इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। हमारे युवा विशेष रूप से खुले वर्ग से संबंधित सोचते हैं कि उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आरक्षण के दायरे में लाया गया है, जो अपने अधिकारों में कोई कटौती नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला की दूसरी कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि आरक्षण से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए उप समिति का गठन किया जाएगा और इस उप समिति में 3 माननीय मंत्री शामिल होंगे। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के सुरक्षा हालात की ताज़ा स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज हमने सुरक्षा समीक्षा की बैठक की है और इस बैठक में हमने इम्फाल सहित सभी जिलों की सुरक्षा की समीक्षा की। बैठक में हमारे साथ आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसपी के अधिकारी मौजूद रहे। हमने सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ राज्य के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि राज्य के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की लगभग 90 कंपनियां भेजी जाएंगी, जो यहाँ की वास्तविक तैनाती से कहीं अधिक हैं। 198 कंपनियां पहले से यहाँ थी और 70 और कंपनियां आ रही हैं। कुलदीप सिंह ने कहा कि इनमें से एक बड़ा हिस्सा पहले ही इम्फाल पहुंच चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर का कहना है कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आक्रामकता छोड़ दें तो युद्ध आज ही खत्म हो सकता है। दरअसल जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या ब्रिटेन रूस के साथ यूक्रेन संघर्ष को लेकर युद्ध की स्थिति में है, इस सवाल पर उनका जवाब था, नहीं, हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन निश्चित रूप से युद्ध कर रहा है। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है और यह युद्ध 1000 दिनों से चल रहा है। रूस की तरफ से 1000 दिनों से आक्रामकता दिखाई जा रही है और यूक्रेन 1000 दिनों से बलिदान दे रहा है। इसलिए हमने लगातार कहा है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं।
हम पुतिन को यह युद्ध जीतने नहीं दे सकते। आपको बता दें कि रूस के यूक्रेनी शहर निप्रो पर किए गए मिसाइल हमले को लेकर वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इससे पहले पोलैंड और उत्तर कोरिया का भी बयान आया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।